हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए स्टडी टॉपिक के साथ हमारे इसी सोशल वर्क के चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये जो चैनल है दो पहलू में डिवाइडेड है। एक, हम लोग सोशल वर्क रिलेटेड स्टडी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं सरल तरीके से, और दूसरा, हम लोग सोशल वर्कर्स और सोशल एक्टिविस्ट को बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं ताकि आपको मिले प्रोफेशनल एक्सपोजर। तो जितने भी लोग आज देख रहे हैं, आप लोग जान लीजिए कि ये एक चैनल है जो सोशल वर्क के लिए डेडिकेटेड है, और हम लोग कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके का टॉपिक को कवर करने के लिए। आज जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द साइको एनालिटिक थ्योरी। और ये टॉपिक हम लोगों ने इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि ज़्यादातर लोग हमें कमेंट करके ये पूछे हैं कि सर, प्रोफेशनल सोशल वर्क में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो थ्योरीज है उसके ऊपर कुछ कीजिए। तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको कवर करना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आज समझ लेंगे कि साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है। कोई भी थ्योरी हम जब समझते हैं तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में जाना चाहिए, और बैकग्राउंड में क्या क्या आता है कि थ्योरी क्यों है और थ्योरी कौन दिया है। तो अगर कौन का बात करेंगे तो जिन्होंने थ्योरी बनाए हैं वो है सिगमंड फ्रेड, जिनका नाम हम लोग ऑलमोस्ट जानते हैं क्योंकि सोशल वर्क में इनका नाम बहुत ही लंबा चौड़ा टाइम से हम सुनते आएंगे, और सिर्फ सोशल वर्क नहीं, अलग अलग जगह पे आपको इनका नाम मिल ही जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे सिगमंड फ्रेड का, तो इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी बनाए हैं। और एक चीज़ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, वो है इनका जो प्रोफेशन था वो न्यूरोलॉजिस्ट का था। तो उन्होंने सोशल मतलब उनका साइकोलॉजी का कनेक्शन था, लेकिन प्रोफेशनली वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो ये हमें समझना चाहिए। फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। अब देखिए, साइको एनालिसिस जो शब्द है ये कॉइन किया है इन्होंने। अब साइको एनालिसिस जो शब्द है आज के दिन में सोशल वर्क में बहुत इसका यूज़ होता है, और इसका मतलब क्या है समझ लेंगे। तो देखिए, साइको एनालिसिस अगर हम बात करेंगे तो ये दो शब्द है, साइको और एनालिसिस। साइको में क्या आता है? साइको होता है हमारे जो भी ब्रेन का जो भी स्थिति रहता है वो है साइको, और एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को हम एक्सप्लेन जब करते हैं, उसके ऊपर जो फिर से झांकते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं, तो वो एनालिसिस होता है। तो हमारे जो भी ब्रेन का स्थिति है उसके ऊपर जो भी एनालिसिस होता है उसको साइको एनालिसिस कहा जाता है। 1885 में उन्होंने डॉक्टर ज्वाइन किया था न्यूरोपैथोलॉजी में, और उसके बाद 1902 में उन्होंने प्रोफेसरी एजुकेशन में उन्होंने पार्ट लिया था। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जोसेफ ब्रूअर, इनके साथ मिलके न्यूरोटिक पेशेंट के ऊपर जो हिप्नोसिस का काम उन्होंने किया है, और इनका नाम कभी कभी सवाल में आ जाता है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। और साइको एनालिटिक थ्योरी में भी इनका कंट्रीब्यूशन है जितना मुझे जानकारी है। अब एक चीज़ और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया है, वो है कि हम लोग जब सपना देखते हैं, हमारे जो सोते वक्त हमें ख्याल आता है, जो ख्वाब आता है, वो क्यों आता है। और अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रेड, उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है कि जो हमारा अनफुलफिल्ड विश होता है, जो काम हम कर नहीं पा रहे हैं या जो हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाया, उसी का ही पार्ट हमें दिखता है सपने में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हम थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में बता दिया। अब हम थोड़ा सा थ्योरी में जाते हैं, और उसके पहले हमने क्या बताया कि थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि थ्योरी क्यों पढ़ना है। तो क्यों का अगर बात करेंगे तो देखिए, थ्योरी का सीधा सीधा मतलब या जो इस्तेमाल है वो प्रैक्टिकलिटी में होता है। जब हम लोग सोशल वर्क पढ़ते हैं तो सोशल वर्क बड़ा ही एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, और जो थ्योरी है वो हर वक्त प्रैक्टिकल के साथ कनेक्टेड होता है। थ्योरी को ही हम प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके का प्रैक्टिकलिटी है? अब देखिए, ये क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का थ्योरी। मतलब कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहा है, कोई हमारा जो पर्सनालिटी है वो कोई ना कोई चीज़ के ऊपर डिपेंड होकर, कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होकर आज हमारा पर्सनालिटी बना है। इक्वली जो भी आज आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अब जो वीडियो देख रहे हैं, आपका जो पर्सनालिटी है वो भी कोई ना कोई आपका
एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट वहाँ पर है। और ये सारे थ्योरी जब हमें पता चल जाएगा, तब जब हम कोई केस वर्क करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, कम्युनिटी में काम करेंगे, किसी के साथ बातचीत करेंगे, तो हमें आसान रहेगा समझने में कि कोई व्यक्ति अगर कुछ पर्सनैलिटी लेके हमारे पास आ रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्यों ऐसा पर्सनैलिटी है। कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसका क्या प्रॉब्लम का वे आउट है या कहाँ से प्रॉब्लम रेज हुआ, ये समझ में आता है। तो जो साइको एनालिटिक थ्योरी है ये क्या है? द थ्योरी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सिगमंड फ्रॉइड एंड सजेस्टेड दैट अनसीन फोर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय conscious and rational thought motivate individuals. According to Freud, human behavior is shaped by the interaction of three components of the mind: the id, ego and superego. तो क्या कहना चाहते हैं फ्रेड बाबू कि हमारे जो बिहेवियर है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके बनता है। और उसके पहले एक चीज़ बताए हैं कि अनसीन फोर्स इन्फ्लुएंस बाय कॉन्शियस एंड रेशनल थॉट। तो यहाँ पर एक बात आ गया है कि कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ये जो सेटअप ऑफ माइंड है ये भी इन्वॉल्व है। और तीन मेजर कंपोनेंट, एक है ईद, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। ये तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करके हमारे पर्सनालिटी या बिहेवियर डेवलप होता है। अब हमने जब बात किया कि स्टेट ऑफ माइंड मतलब कॉन्शियसनेस, तो वहाँ पर दो चीज़ और आ जाता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस जल्दी से मैं समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर पीपीटी में नहीं डाला है। तो कॉन्शियस का मतलब होता है जो हम लोग कर रहे हैं। मान के चलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं कॉन्शियस हूँ इस काम के ऊपर, आप अभी देख रहे हैं तो ये कॉन्शियस हमारे कंट्रोल में रहता है ना। अनकॉन्शियस ऐसा है कि हम ये काम करते करते कुछ और सोच रहे हैं और वो हम सोचना चाहते नहीं, ऐसे आ जा रहा है सोच, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और मेरे को याद आया कि मेरा एक मैसेज आया हुआ था किसी दोस्त का, मैंने देखा नहीं, तो क्या हुआ, ये अनकॉन्शियस थॉट मेरे अंदर आ गया। आपको भी लग सकता है कि यार मेरा गर्लफ्रेंड ने कॉल किया था, मैंने बैक नहीं किया। तो इस तरीके का चीज़ जो है वो है अनकॉन्शियस। और प्री कॉन्शियस ऐसा है कि प्री कॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड है जहाँ पर कोई भी चीज़ को कॉन्शियस में लाया जा सकता है। तो प्री कॉन्शियस एक ऐसा मिडिल स्टेज है जहाँ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में रहता है। तो ये है हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, जिसके ऊपर डिपेंड होके ईद, ईगो, सुपर ईगो भी है। उसका भी रिलेशन मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो बात किया कि ईद, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड होके हमारे बिहेवियर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अब जो देखिए इतने बार बार मैं बोल रहा हूँ पर्सनालिटी पर्सनालिटी पर्सनालिटी, क्या होता है ये भी आपका मन में सवाल हो सकता है। तो अगर हम पर्सनालिटी शब्द को हम देखेंगे डिटेल में, तो पर्सनालिटी शब्द है पर्सोना नाम का एक वर्ड से, और जिसका मतलब होता है मास्क। क्या होता है जी? मास्क। और मास्क का मतलब क्या होता है कि हम जो अपने चेहरा के ऊपर लगाते हैं, मतलब चेहरा के ऊपर चेहरा, वो हो गया मास्क। थोड़ा और डीप में जाएंगे तो क्या हो गया, इसके सिर्फ चेहरा नहीं है, ये है रोल। कि हम जब कुछ काम करते हैं तो हमारा रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी भी डेवलप होता है। समझने के प्रयास कीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पर्सनालिटी यहाँ क्या हो रहा है, टीचर की तरह। आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका पर्सनालिटी कैसा हो रहा है, स्टूडेंट की तरह। आप जब घर जाएंगे, आपका माता पिता रहेंगे, तो वहाँ आपका पर्सनालिटी क्या हो गया, बेटे की तरह। आपका बहन है तो आप जब आप रास्ते में जाते हैं तो आपको लगता है ना कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बहन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन सबका क्या है, भाई बहन, माता पिता और भी कुछ रिलेशनशिप, यहाँ हर जगह अलग अलग तरीके का हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। तो हमारा जो रोल होता है उस तरीके का हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ईद, ईगो, सुपर ईगो का बात हम करते हैं। हम देखो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया, ईद है बीच में, ईगो इधर है और इधर है सुपर ईगो। बस इसको याद रखना है, अभी कुछ नहीं, दिमाग में जोर मत डालो, सिर्फ ईद, ईगो और सुपर ईगो, तीन चीज को हम साइड में ले लेते हैं। ईद को बीच में रखना है और ईगो, सुपर ईगो को दोनों तरफ रखना है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के समझ लेते हैं। तो ईद के बारे में हम पढ़ते हैं। ईद क्या है? द ईज रिप्रेजेंट
द प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द माइंड ड्रिवन बाय इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड instructional need. These includes basic physical needs and unlearned desire like hunger, thirst and sex. Acting unconsciously, the id does not consider what is right or wrong. इसको हम समझने के प्रयास करेंगे। तो ईद का क्या कहना है कि ये रिप्रेजेंट करता है माइंड की ड्रिवन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको अभी फिल्म देखना है, देख लो। आपको लग रहा है कि अभी आपको खाना खाना है, तो खाना खा लो। ऐसा चीज़ जो है वो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे कि हंगर है, हमारा भूख लग रहा है, थर्स्ट हो सकता है, प्यास लग रहा है, और सेक्स का भी डिज़ायर हमारा होता है। तो इस तरीके का अलग अलग चीज़ का डिमांड, रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में है, हमारे बायोलॉजिकली नीड है, और ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हम लोगों के अंदर आता है ना, हम सबको पता है। और ये जो ईद है ये क्या करता है? ये बिल्कुल कंसिडर नहीं करता है कि कौन सा चीज़ राइट है, कौन सा चीज़ रॉन्ग है। तो हम और आसान तरीके से अगर समझने के प्रयास करेंगे तो ईद हमारे मेंटल एक स्टेट है जहाँ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, अभी मुझे चाहिए ऐसा चीज़ वो बोलता है, और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। और ये कैसा आ रहा है? अनकॉन्शियसली आ रहा है, आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपने देखा और आपको लगा वही चीज़ आपको करना है, वही खाना है, वही पहनना है, कुछ भी आपका जो मन करे वो आप कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब आप ये भी नहीं देख रहे हो कि ये ठीक है कि नहीं है, लेकिन आपको करना है। तो ये हो गया ईद। अब ईद का अगर स्पेसिफिकेशन हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या है। ईद जो है ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब है ईट, ठीक है, IT, इट, EAT नहीं है, ईट, IT। इट प्रेजेंट्स फ्रॉम बर्थ। तो देखिए जो अनकॉन्शियस चीज़ होता है, अनकॉन्शियस माइंड का जो भी चीज़ होता है वो ज़्यादातर बर्थ के टाइम से ही हमारे साथ जुड़ जाता है। तो ये जो ईद है वो बर्थ से ही रहता है। आपको देखना बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, जो खाना है तो खाना है, उनको रोते हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनका सेंस भी नहीं काम करता है उस टाइम, लेकिन जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, कैसे मिलेगा नहीं पता। तो ये उनका बर्थ से आ रहा है। इट इज़ अंडर द अनकॉन्शियस लेवल। मैंने अभी बताया कि ये अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड का अंदर आता है। इट्स रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स लाइक ए चाइल्ड। ये एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, लेकिन मतलब ये अगर कोई उम्र वाला इंसान, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं वो उनका जो नेचर है वो कैसा होगा? बच्चे की तरह। मतलब वो ज़्यादा नहीं सोचेगा, उसको चाहिए तो चाहिए। इट रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स लाइक ए चाइल्ड, ठीक है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है और इमीडिएट उनको चाहिए होता है। इलॉजिकल, इरेशनल थ्रू थॉट ऑफ माइंड। अब देखिए जब हमें इमीडिएट चाहिए होगा, अनकॉन्शियस माइंड से आया होगा, तो कहाँ से लॉजिक वहाँ पर आएगा? तो ये इलॉजिकल तो होगा ही और इरेशनल भी ये है। तो हम एग्जाम्पल देते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए आप घर से निकले और देखें कि एक शॉप है जहाँ पर आइसक्रीम बेचा जा रहा है। तो आपको क्या हुआ? आपको दिखा कि आइसक्रीम है और आपको आइसक्रीम अभी खाना है। तो आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हुआ और आपको लगा कि मुझे अभी खाना है। तो ये हो गया ईद कंडीशन, ठीक है जी। चलो जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ईद जो है ये डायग्राम को आप अच्छे तरीके से दिमाग में डाल दीजिए ताकि ये ईद ईगो और सुपर ईगो का जो खेल है वो आप नहीं भूलेंगे। तो आप ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है और ये बर्फ़ का टुकड़ा 3 पार्ट में डिवाइड है। देखिए सबसे ऊपर में जो है, ऊपर में पार्ट जो दिख रहा है, मतलब एक समंदर में जब बर्फ़ होता है कैसा दिखता है? बर्फ़ का जो पहाड़ है ना, टाइटैनिक याद कीजिए, थोड़ा सा ऊपर में दिखता है और कुछ अंदर रहता है और कुछ एकदम अंदर रहता है। मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखता है और थोड़ा सा नीचे दिखता है कि इतना हो सकता है पहाड़, लेकिन उसके नीचे कितना रहेगा वो नहीं पता, है ना।
तो यहाँ से आप समझने के प्रयास कीजिए ईद, ईगो और सुपर ईगो को। तो हम अभी सिर्फ ईद पढ़े हैं तो ईद को समझते हैं। तो ऊपर में जो दिख रहा है वो क्या है? कॉन्शियस। जो भी चीज़ हमारा दिखता है वो कॉन्शियस माइंड का गेम होता है, तो कॉन्शियस है। और जो थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, वो क्या है? प्री कॉन्शियस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्शियस में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी तरीके से। और जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो क्या होता है? अनकॉन्शियस। जो नीचे वाला पार्ट है वो है अनकॉन्शियस। ये नीचे वाला पार्ट हो गया अनकॉन्शियस, ये बीच वाला पार्ट हो गया प्री कॉन्शियस, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो गया कॉन्शियस। अब देखिए ईद कहाँ है? नीचे है, यहाँ है ईद। इसका मतलब क्या है? ये अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जो दिखाई नहीं देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुपर ईगो को पढ़ेंगे। तो डायग्राम को आप याद कीजिए, जब हम पहली बार दिखाए थे कि हमें ईद एक तरफ है, सुपर ईगो एक तरफ है और बीच में ईगो है ना। तो हमने ईद पढ़ लिया, समझ लिया। अब हमें पढ़ना है सुपर ईगो। अब देखिए सुपर ईगो जो है वो ईद का बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल ईद के ऑपोजिट चला जाता है। मतलब ईद में क्या कहा था कि जी हमें चाहिए तो चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो गया और अनकॉन्शियस माइंड से आ गया। और सुपर ईगो जो है वो क्या कहता है? चलिए पढ़ते हैं। द सुपर ईगो रिलेटेड टू द सोशल एंड मोरल वैल्यूज। तो क्या हो गया ये जी? सोशल और मोरल वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। सोशल और मोरल वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए सोशल और मोरल वैल्यू में बात करने का मतलब क्या है? सोशल और मोरल वैल्यू हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा सही है, कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। मतलब एक होता है प्रैक्टिकल लाइफ, एक होता है सोशल और मोरल वैल्यू। सोशल और मोरल वैल्यू सबसे ऊपर होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से भी ऊपर होता है ना। तो ये सोसाइटी हमें सिखाता है, सोसाइटी का नियम श्रृंखला है, उसके आधार पे हम लोग सीखते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ सोशल वैल्यू में आता है। जैसे मान के चलिए आपको पता है कि हम कुछ गलत काम करेंगे तो पाप चढ़ेगा, तो ये क्या है? सोशल वैल्यू के अंदर आ जाता है। और ये सिखाता है कि किस तरीके से रिलीजियस वैल्यू के अंदर आ जाता है। तो सोशल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, ये सारे चीज़, मोरल वैल्यू, ये सारे चीज़ हमें जो सबसे सही है वो हमें सिखाते हैं। तो सुपर ईगो रिलेटेड टू द सोशल और मोरल वैल्यू एंड इंडिविजुअल इंटरलाइज एज द मैच्योर। मतलब हम जब मैच्योर हो जाते हैं और हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें समझ में आता है कि कौन सा चीज़ सही, कौन सा चीज़ गलत, और कहाँ से सीखे? मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू से सीखे ये सारी चीज़। इट्स एक्ट एज एथिकल constraint on behavior and help develop one's conscious growing within society and individual learn culture, value and norms which assist in distinguishes right from wrong। तो इसका मतलब क्या समझ में आया जी? कि सुपर ईगो ऐसा एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर हमें जो भी चीज़ हम करते हैं वो सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू के साथ होता है, और ये सोसाइटी के साथ साथ ग्रोथ करते हैं। और जो इंडिविजुअल है वो कल्चर एंड वैल्यू, ये सारे चीज़ को बड़े मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में। और ये कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड में आता है। और यहाँ पर समझ में आता है कि ये राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जैसे हमने ईद में क्या बताया था कि राइट और रॉन्ग समझ में नहीं आता है, वो राइट एंड रॉन्ग को वैल्यू नहीं करता, यहाँ पर किया जाता है। तो मान के चलिए अभी हम एग्जाम्पल देते हैं और समझ में आ जाएगा आपको। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया कि आप बाहर निकले और आपने देखे कि एक शॉप है जहाँ पर आइसक्रीम बेचा जा रहा है, और आपके ईद क्या बोले कि मेरे को आइसक्रीम खाना है, अभी खाना है, छीन के खा जाऊँ, कुछ करूँ लेकिन खाऊँ। लेकिन सुपर ईगो क्या बोलता है कि नहीं नहीं जी, ये सही प्रोसेस नहीं है कि आप छीन के खा लोगे। आपको छीन के खाने में अच्छा लग सकता है, हो सकता है कि आपका टेस्ट लगे, आइसक्रीम खाए, आपका मन भर गया, लेकिन आप ऐसे खा नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आइसक्रीम किस तरीके से मिल सकता है? जो आपको सोसाइटी ने अभी तक बता के रखा है। मोरल वैल्यू में जो आता है कि आइसक्रीम कैसे मिलता है? पैसा जुगाड़ करो, फिर उसको एक्सचेंज ऑफ मनी, जितना उसका मार्केट वैल्यू है उस आइसक्रीम का, उतना पैसा दो और उसके बदले आइसक्रीम लो, फिर खाओ। तो ये है, छीनना नहीं।
तो पहला आ गया ईद में कि छीन के खा लो, और सुपर ईगो नहीं, छीनना नहीं है, और उनका मोरल वैल्यू जो है वो बताया। तो ये हो गया सुपर ईगो का बात। अब हम थोड़ा सा सुपर ईगो का स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सुपर ईगो में क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड है, मोरलाइज्ड है, आइडियलिस्टिक है, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्यों है जी? क्योंकि हम एकदम जन्म के बाद से छोटे टाइम से सीखते 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 आ रहे हैं, और ये रिपीटेडली सेम चीज़ आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपको सिखाया गया है मोरल वैल्यू में कि कुछ गलत काम करोगे तो पाप चढ़ जाएगा, आने वाले 5 साल में आपको ये सिखाया जा रहा है कि गलत काम करो पाप नहीं चढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। मोरल वैल्यू स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज होता है। आज भी जो कहा जाता है बाद में भी वही कहा जाता है, ठीक है। कुछ माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो वे ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, वो एज इट इज ही रहता है। मोरलाइज, आइडियलिस्टिक, ये सारे चीज पर्सनालिटी में रहता है सुपर ईगो के अंदर। ट्राई टू क्रिएट परफेक्शन। परफेक्शन क्या है? जिस तरीके से बताया गया है मोरल वैल्यू के अंदर, जिस तरीके से बताया गया है आइडियलिस्टिक वे में, वही चीज करना है। एम टू बी सोशली अप्रोप्रिएट। सोशली जो चीज अप्रोप्रिएट होता है उस तरीके से करना है। इंक्लूडेड आइडियलिस्ट एंड पनिश्ड मिसबिहेवियर विद गिल्ट। देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिया गया है कि पनिश मिसबिहेवियर्स विद गिल्ट। हमारे अंदर मिसबिहेवियर अगर हम करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो तुरंत सुपर ईगो क्या करता है, आपके सामने गिल्ट ला के रख देगा कि अगर ये करते हो तो ये बहुत गलत चीज़ है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस चीज़ के लिए, आप सोच भी कैसे सकते हो। जैसे जब हम लोग कुछ करते हैं तो होता है ना, अंदर ही अंदर बात करते हैं, तो वही सुपर ईगो वो बोलता है कि आप ये करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये सुपर ईगो का काम है, ठीक है जी। आज समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ क्या होता है। इट इज द प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस, और ये क्या है, प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस है। अब हम इसमें देखते हैं, चलिए। तो प्री कॉन्शियस में देखो सुपर ईगो यहाँ है ना। चलो रेड कर लेते हैं। हाँ अब शायद रेड हो गया। हाँ तो सुपर ईगो यहाँ है। तो हमने पढ़ा था पहले ईद को, और अभी हम पढ़ रहे हैं सुपर ईगो को। तो सुपर ईगो प्री कॉन्शियस लेवल में है, लेकिन देखो क्या है कि पानी के अंदर है। अब देखिए प्री ऊपर में है कॉन्शियस, ये वाला पार्ट कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी है और नीचे डीप तक, मतलब जहाँ मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा वो भी। प्री कॉन्शियस ऐसा चीज क्या मैंने बोला कि जो कन्वर्ट हो सकता है, कॉन्शियस में आ सकता है इजीली, वो मतलब थोड़ा तो दिख रहा है लेकिन उसको लाया जा सकता है पूरा। तो सुपर ईगो यहाँ पर रहता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं ईद के तरफ, ओके नहीं सॉरी ईगो की तरफ। अब ईगो में आते। अब देखिए हमने एकदम जब पहले डायग्राम बनाया था, आपको दिखाया था, तो क्या था ये यहाँ पर देखो ईगो था बीच में, यहाँ पर ईद था, और साइड में सुपर ईगो था। तो हम अभी बात करेंगे, कहाँ गया जी, यहाँ ईगो के बारे में। अब ईगो हम पढ़ लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। द ईगो, द लॉजिकल कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, ऑपरेटेड बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, इट बैलेंस द डिमांड्स ऑफ द ईद एंड ईगो इन द रियल लाइफ सिचुएशन. Being conscious, the ego considered the external environment and employs reasoning to manage the id. देखो यहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज बात किया गया है, समझने का प्रयास कीजिए। ये हो गया ईद, ठीक है जी। ईद ने क्या बोला कि हमें ये चाहिए, अभी के अभी चाहिए। मतलब मान के चलिए मेरे को आइसक्रीम चाहिए और मैंने आइसक्रीम का डिमांड रखा, तो ये किसके अंदर आ गया, ईद के अंदर आ गया। सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो जो है वो आपको क्या अलर्ट कर रहा है कि नहीं, ये सही प्रोसेस नहीं है कि आपको अभी चाहिए और आपने छीन लिया, ये सही चीज नहीं है। ईगो है जो बीच में इन दोनों चीज को बैलेंस आउट कर रहा है। तो ईगो क्या करेगा, ईगो उनको सजेस्ट करेगा कि अगर आपको आइसक्रीम खाना है
तो सही प्रोसेस, सुपर ईगो तो बोल दिया कि नहीं ये सही प्रोसेस नहीं है, छीन के नहीं खा सकते। ईगो क्या करेगा, अरेंज करेगा कि जो ईद का जो डिमांड है वो सप्लाई सही तरीके से, मतलब सुपर ईगो को मेंटेन करके वो लाया जा सके। तो सुपर ईगो क्या बोल रहा है कि छीन के नहीं खा सकते, ईद क्या बोल रहा है मेरे को खाना है छीन के, और ईगो क्या कर रहा है, उसके लिए अरेंज कर रहा है। अब अरेंज का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। मान के चलो मेरे पास पैसा नहीं है तो ईद ने बोला था छीन के खाना, तो ईगो ने उसको सजेस्ट किया कि चलो भाई पापा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, मेरे को आइसक्रीम खाना है, सही तरीके से उनको एक्सप्लेन करके चीज़ है। या फिर मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, उसको निकालते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं आइसक्रीम वाला को कि अगर इस अमाउंट में कुछ आपके पास आइसक्रीम है तो हमें दे दीजिए। तो इस तरीके से मतलब ईगो का काम ये है कि ईद का जो डिमांड है, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, उसको बैलेंस आउट करना सुपर ईगो को मैनेज करके। मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि ईगो को, ईद को सेटिस्फाई करने के लिए उसका काम कर दिया है और सुपर ईगो को हर्ट कर दिया, और ऐसा भी नहीं करना है कि सुपर ईगो को डायरेक्टली वो काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है ईद में, ईद को कभी कभी ईगो हर्ट कर देता है। मतलब ईद का तो कुछ भी पता नहीं ना, कुछ भी वो मांग सकता है, लेकिन वो मेंटेन कैसे करेगा, सुपर ईगो के तरीके से ही। सुपर ईगो का मतलब जो आइडियलिस्टिक है, जो सोसाइटी ने जो हमें सिखा के रखा है, जो लॉयल्टी के अंदर आता है, वैसा ही करना है। तो उस हिसाब से आसपास जाके दोनों चीज़ को बैलेंस आउट करके वो अपना काम निकालेगा। तो ये हो गया ईगो का काम। अब हम अगर ईगो का थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ईगो का मतलब होता है आई, ठीक है। इट सेपरेटेड रियलिस्टिक एंड फैंटास्टिक थॉट, रिसाइड ऑल लेवल ऑफ अवेयरनेस, इट ऑर्गेनाइज एंड रियलिस्टिक, ऑपरेटेड रियलिटी प्रिंसिपल। तो देखिए जो हमने बात किया अभी तक, ऑलमोस्ट यही बात यहाँ किया गया है कि ये जो भी हम ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ईद के पास से आ रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, वो रियलिस्टिक और फैंटेसी जो है उसको दोनों को सेपरेट करेगा। ऐसा नहीं है फैंटेसी के आप अंदर में आके कुछ भी आप मांग लिए और वो दे दिए। वो देखेगा कौन सा रियलिटी है, कौन सा फैंटेसी है, और उस हिसाब से एनालाइज करके वो आपको सजेस्ट करेगा। रिसाइड ऑल लेवल ऑफ अवेयरनेस, वो अवेयरनेस के अंदर आता है, इसका मतलब ये कॉन्शियस लेवल काम हो रहा है। इट इज़ ऑर्गेनाइज एंड रियलिस्टिक, ऑपरेटेड रियलिटी प्रिंसिपल्स, जो रियलिटी प्रिंसिपल्स है उसी को आधार बना के वो काम करेगा। और हम अगर डायग्राम में देखेंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है जी, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ईगो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ऊपर में है और रेड कर लेते हैं, ऊपर में है और दिखाई दे रहा है, मतलब कॉन्शियस लेवल पे है ना। तो ये इस तरीके का डायग्राम, आप जो डायग्राम है उसको याद रखिएगा, आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब जो लास्ट बात है वो हम बता देते हैं, ऑलमोस्ट लंबा हो ही गया है वीडियो। तो ये जो तीन चीज़ है, ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट करता रहता है, और उसके आधार पे हम एक्टिविटी करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं ईगो, और फिर वो एक्टिविटी करते हैं, और उस एक्टिविटी के आधार पे जो हम रिपीटेडली करते 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 अपना बिहेवियर, हमारे इन्वायरमेंट में हमारा बिहेवियर स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऑलमोस्ट हमने कोशिश किया आपको जितना हमारे साइड से हो सके सरल तरीके से आपको समझाने का। आप लोग भी एक बार पढ़िएगा थ्रू आउट, क्योंकि साइकोलॉजी है, कुछ चीज़ हो सकता है मैं भी मिस आउट कर गया, और अगर मिस कर दिया तो आपको भी कमेंट करके बताना है कि सर यहाँ पर ये चीज़ आपने बताया नहीं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैंने ये मिस कर दिया था, मेरा स्टूडेंट देखो यहाँ बड़ा होशियार है, उन्होंने याद दिला दिया, है ना। और थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने देखे हैं, अच्छी बात है, और पढ़ते रहिए, दूसरे को हेल्प कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, किसी और को भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं और आप लोगों का हेल्प होता है। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और आपका जो प्रॉब्लम है वो आप सजेस्ट कीजिए कि इस तरीके का हमें वीडियो चाहिए। आप लोग जो कमेंट करते हैं हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपकमिंग डे में उसको उस हिसाब से हम लोग टॉपिक सिलेक्शन करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। सो थैंक यू सो मच। आज इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।